हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन के अंदर, जो कि है ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स। आप लोग सब जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इसमें बहुत सारी दिक्कत आती हो, प्रॉब्लम्स आती हो। तो मैं इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि सबसे सिंपल से सिंपल वे में मैं आपको ये समझाऊं, और आई होप कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों? जैसे सबसे पहले हम देखें कि जैसे एक सरफेस पे, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, ये एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा है। मान लो इस नीचे वाले ब्लॉक का मास है कैपिटल एम और ऊपर वाले ब्लॉक का मास है स्मॉल एम। ठीक, तो अब होता क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको फ्रिक्शन वाले अपने फर्स्ट लेक्चर में भी दिया था। होता क्या है बच्चों, अगर मैं इसको नीचे से खींचूं, मतलब नीचे वाले ब्लॉक पे सपोज मैं फोर्स लगाता हूं F, तो आपने देखा होगा कि अगर हम इस फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम रखते हैं, कम फोर्स लगाते हैं और इसको खींचते हैं, तो ऐसा होता है ना कि ऊपर वाला भी इसके साथ ही चल देता है। लेकिन अगर हम इसको ज्यादा फोर्स से खींचें तो ऐसा होता है कि ऊपर वाला साथ नहीं जाता और पीछे गिर जाता है, ये नीचे से निकल जाता है और ये गिर जाता है। ठीक, तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स में इस टाइप की हमको सिचुएशन मिलने वाली है, जिसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, मेनली क्या पूछा जाता है, उसमें यह पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की कितनी हो ताकि ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ चल सके। या फिर अगर कोई फोर्स गिवन है तो हमें यह बोला जाता है कि उस फोर्स पे बताओ इन दोनों ब्लॉक्स की या पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक, तो हम देखें कि हो क्या रहा है। मान लो मैंने यहां पे F फोर्स लगाई। अब क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स को मिला के मैं एक सिस्टम मान लूं, है ना, और फिर इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, F। भाई और क्या फोर्सेस होंगी, ये रफ सरफेस है मान लो, तो इन दोनों का आपस में फ्रिक्शन होगा, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये भी इसको वापस रिएक्शन देगा, है ना। ये सब फोर्सेस हैं, बट वो सारी इंटरनल फोर्सेस हैं और वो पेयर में कैंसिल हो रही हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है इस पे, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ वही फोर्स होगी जो क्वेश्चन में दी होगी, जिससे सिस्टम को पकड़ के खींचा होगा, मतलब सिस्टम के एक ब्लॉक को खींचा होगा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होती है सिस्टम की, एक्सेलरेशन होती है एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो दिस विल ऑलवेज बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, चाहे ये फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाई गई हो, चाहे ये फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगाई गई हो। सिंपल हमने सेकंड लॉ यूज किया है न्यूटन का कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स ऑन द सिस्टम इज F, total mass of the system is small m plus capital M, so acceleration of the system is F upon m plus m। ठीक, क्लियर यहां तक? ओके, अच्छा अब जैसे ही इस पे फोर्स लगेगी बच्चों, इसको पीछे की तरफ कितनी फोर्स लगेगी, इनर्शिया की वजह से m इंटू ए, m इसका अपना मास, a एक्सेलरेशन। भाई आप जैसे एक मूविंग, आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जो मूव कर सकता है, मान लो कन्वेयर बेल्ट पे खड़े हो, जैसे अगर तो अभी कन्वेयर बेल्ट रेस्ट पे है तब तो आप खड़े रहोगे, जैसे ही कन्वेयर बेल्ट अचानक नीचे से चल दे आप पीछे गिरते हो। तो आप क्यों गिरते हो पीछे, इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। अगर एक मूविंग प्लेटफॉर्म है विच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a और आप उस पर खड़े हो, तो आपको पीछे की तरफ फोर्स लगेगी ma। ठीक है, आपको पीछे की तरफ कितनी फोर्स लगेगी, ma। अगर वो अचानक से ना चले, बहुत ज्यादा फोर्स से ना चले, धीरे से चले, तो आप उसके साथ चल दोगे, ऐसा होता है। उसका आंसर भी इसी से आएगा। तो अगर कोई भी मूविंग बॉडी है, जैसे कार में हम लोग बैठे हैं, अचानक उसको एक्सेलरेट किया जाए, देखो कार कितनी भी वेलोसिटी से चल रही हो, हम लोग बिल्कुल रेस्ट पे बैठे रहते हैं, लेकिन अगर अचानक से एक्सेलरेट हो तो मैं पीछे की तरफ झटका लगता है। तो जैसे ही मैंने इसको इधर चलाया, इस पे इधर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स क्या होती है बच्चों, वो फोर्स होती है मास ऑफ द बॉडी जिस पे फोर्स लग रही है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट हुए, तो इस पे कितनी फोर्स लगेगी, इसका मास इनटू सिस्टम की एक्सेलरेशन। तो इस पे हमेशा फोर्स ये लगनी है पीछे की तरफ।
ठीक। अच्छा, अब अगर इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस फोर्स से ज्यादा है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस फोर्स से ज्यादा है, तो वो इसको पीछे स्लाइड करने से बचा लेगा। सिंपल सी बात है ना। इसके रिलेटिव ये पीछे जाना चाह रहा है, और दो सरफेसेस के बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसको कौन अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है। तो इस फोर्स से ये पीछे जाना चाहेगा, लेकिन क्योंकि ये सरफेसेस रफ हैं और मान लो इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, तो इसको पीछे स्लाइड करने से रोकने के लिए इस पे जो फोर्स लगेगी वो आगे होगी। तो इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है F, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हम जानते ही हैं बच्चों, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू एन। एन मतलब इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो होगा ये। तो अगर ये फोर्स इतनी तक है, तब तो फ्रिक्शन रोक लेगा इसको पीछे स्लाइड करने से, और ये दोनों ब्लॉक एक साथ आगे चलेंगे। लेकिन अगर ये फोर्स इससे कम है तो ये पीछे स्लाइड कर जाएगा। ठीक, अभी तो हम ये निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स कितनी होनी चाहिए। तो देखो, ताकि ये दोनों एक साथ मूव करें, तो देखो इस पे कितनी फोर्स लगी? ma, तो m इंटू ए ये रहा। दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल, तब ये दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि तब वो उसको स्लाइड करने से रोक लेगा। दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को रोकना होता है ना फ्रिक्शन ने, तो ये आगे जा रहा है उसको पीछे जाने से रोकना, ताकि इनमें रिलेटिव मोशन ना हो। सो दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द फ्रिक्शन अवेलेबल विच इज म्यू एम जी। अब m से m कट गया, सो f मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू m प्लस m इंटू जी। सो f मैक्स, अगर हम ये बोल रहे हैं कि f जो है इससे कम ही रहना चाहिए या इसके बराबर रहना चाहिए, तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जिससे इन दोनों को खींचा जाए, ताकि ये दोनों एक साथ मूव करें, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाओ, आंसर खत्म। ठीक, समझ गए बात? ओके, तो अब ये केस वो है जब ये फोर्स बच्चों किस पे लगी? ये फोर्स लगी नीचे वाले ब्लॉक पे। अगर आपके क्वेश्चन में ऊपर वाला ब्लॉक दे रखा हो तब हमें क्या करना है? ठीक, बट पहले हम ये देखें कि अगर जो फोर्स लगी है वो इससे ज्यादा हो, तब इस सिस्टम की दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, हम बोलें कि अगर अप्लाइड फोर्स इज मोर देन एफ मैक्स, यानी कि एफ है मान लो अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, तब ऑब्वियस है ये पीछे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। अब ये अगर पीछे की तरफ स्लाइड करेगा बच्चों, तब इस पे कितनी एक्सेलरेशन होगी इसकी, वो हम कैसे निकालें? सिंपल सी बात है, इस पे ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, और अगर अब देखो, आपको एक और तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने तो फोर्स लगाई नीचे वाले ब्लॉक पे, हमने ऊपर वाले ब्लॉक पे तो नहीं लगाई। अब मान लो दोनों ब्लॉक एक साथ आ रहे हैं, इस तरफ से दिखा देता हूं क्योंकि मैंने एरो इस तरफ बनाया, नीचे वाले ब्लॉक को खींचा, दोनों एक साथ आ रहे हो, तो ऊपर वाला क्यों आया? ऊपर वाले पे तो हमने फोर्स नहीं लगाई, और हमने तो यही पढ़ा भैया जिस बॉडी पे फोर्स लगेगी वही बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो ऊपर वाले पे तो कोई फोर्स नहीं लगी, तो ऊपर वाला क्यों आया? तो ऑब्वियसली ऊपर वाला किसकी वजह से आया? इसकी वजह से आया, इस फ्रिक्शन की वजह से आया। तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। कईयों को कंफ्यूजन हो जाती है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। आप ये सिंपल ये देखो कि ब्लॉक इस सिचुएशन में किधर जा रहा है, ब्लॉक इस सिचुएशन में इधर जा रहा है, क्या उस पर कोई और फोर्स है? नहीं, कोई और फोर्स तो नहीं है, तो फिर उसको फ्रिक्शन ही चला रहा होगा। ठीक है, तो आगे की तरफ इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? इसकी आगे की तरफ कितनी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन हो सकती है? इस पे तो मैक्सिमम फोर्स इतनी अवेलेबल है, जैसे ही
इससे ज्यादा फोर्स होगी तो ये स्लाइड करने लगेगा। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है आगे की तरफ, म्यू एस एम जी, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, म्यू एस जी। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन अगर पूछी हो तो। ठीक, आप फॉर्मूले याद रखने की बजाय कॉन्सेप्ट को पकड़ो। आप ये फॉर्मूले ना भी याद रखो, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके निकाल लोगे क्वेश्चन के अंदर। देखो, अगर अप्लाइड फोर्स जो है वो इससे ज्यादा है तो ऊपर वाले का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चों, अगर देखो अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा है तो, लेकिन वो अप्लाइड फोर्स लग तो नीचे वाले पे रही है, ऊपर वाले को तो सिर्फ कौन चला रहा है, ऊपर वाले को फ्रिक्शन चला रहा है। तो ऊपर वाले की जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है बच्चों वो यही हो सकती है। और नीचे वाले की एक्सेलरेशन क्या होगी, नीचे वाले पे फोर्स लगी इधर, नीचे वाले पे फ्रिक्शनल फोर्स लगी इधर, फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर इस वाले पे फ्रिक्शन लग रहा है इधर, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है इधर, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा इधर। अगर मैं नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वो कितना होगा, एफ इधर, फ्रिक्शन इधर और एक्सेलरेशन इधर। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर इसका हम लोग बनाए फॉर्मूला, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए। और क्योंकि ये चल रहा है, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन है, तो ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो होगा म्यू के इंटू एन। ठीक, ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अब क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, अब इसमें रिलेटिव मोशन हो गया, तो ये वाला जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू के इंटू एन होगा। तो एफ माइनस म्यू के इंटू एन, एन क्या है बच्चों, एम जी, इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज एफ माइनस म्यू के एम जी बाय कैपिटल। ये आपकी दोनों की एक्सेलरेशन हो गई। अगर F इज ग्रेटर देन F मैक्स, अगर F जो अप्लाई किया हमने F मैक्स से ज्यादा है तो ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन ये, नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन ये। अगर कम है तो दोनों की एक्सेलरेशन ये। ठीक, क्लियर फंडा है एकदम। ठीक है, पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम वो वाला केस लेंगे जिसमें फोर्स लगती है ऊपर वाले ब्लॉक पे। देखो, मान लो यहां पर एक ब्लॉक है और यहां पर एक ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मान लो 0.5, और ये वाला सरफेस है मान लो स्मूथ, और ये है 20 kg का, और इसके ऊपर जो रखा है मान लो वो है 10 kg का, और इसको 100 न्यूटन फोर्स से चलाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, सेम नहीं होगी, सेम होगी तो वो कितनी होगी, सेम नहीं होगी तो दोनों की जो अलग अलग है वो क्या होगी, प्लस मैक्सिमम फोर्स कितनी इस पे लगाएं कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलें, मैक्सिमम फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे कितनी लगाएं कि दोनों एक साथ चलें। तो एफ मैक्स ये है बच्चों, पहले तो हम फॉर्मूले से कर लेते हैं, बट फिर मैंने आपको ये बोला है कि आप फॉर्मूला भूल भी जाओ, फॉर्मूला आपको नहीं याद तो आपको मैं डायरेक्ट भी पुट करके दिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ मैक्स इज व्हाट, जब नीचे वाले पे फोर्स लगे तो एफ मैक्स इज व्हाट, म्यू एस एम प्लस एम, म्यू एस इज 0.5, एम प्लस एम 10 प्लस 20 इंटू जी, जी मान लो 10 है, सो 1/2 इंटू 30 इंटू 10। मैक्सिमम फोर्स जिससे ये दोनों इकट्ठे चल सकते हैं वो कितनी होगी बच्चों, 150 न्यूटन। और हमने कितनी लगाई है अभी, 300/2 150 है, और हमने कितनी लगाई है अभी 100। तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं क्योंकि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स से कम है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, 10 प्लस 20 30, सो इट इज 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्लियर, ओके। अब मैं बदल दूं सवाल अपना, मान लो सिचुएशन यही है और हमने नीचे वाले ब्लॉक पे अब
200 न्यूटन की फोर्स लगाई। मान लो नीचे वाले ब्लॉक पे हमने फोर्स कर दी 200 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन तो वही है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स विद विच द बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, दैट इज 150 न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन कर दो हम, मान लो अब हम कर देते हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अब क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम फोर्स है 150 न्यूटन और हमने लगाई है 200 न्यूटन, यानी कि ये पीछे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। इस पे कितना, इस पे तो हमने कोई अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, इस पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, इस पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इस पे इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको आगे चला रही थी और ये चल नहीं पाया, तो इसकी ए मैक्स कितनी है, इसकी ए मैक्स कितनी है, म्यू एस इंटू जी। ए मैक्स क्या है 10, 0.5 इंटू 10, तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा की हो ही नहीं सकती इसकी एक्सेलरेशन। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा करते ही ये पीछे लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो इसकी इस सिचुएशन में 150 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है, वहां तक इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उससे ज्यादा आप कितनी भी फोर्स से खींचोगे ऊपर वाले की इतनी ही रहनी, नीचे वाले की कितनी होगी। फ्रिक्शन बच्चों देखो इनके बीच में ऐसे एक्ट करता है, इसको फ्रिक्शन पीछे स्लाइड करने से रोक रहा है, तो इस सरफेस पे इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। ये वाला जो फ्रिक्शन है वो इस पे लग रहा है क्योंकि इसको चलाने के लिए सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब मैं लग तो वो इस सरफेस के अलॉन्ग रहा है, मैं इसको ऊपर बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर ये इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा तो ये इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा सेम, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो थर्ड लॉ फॉलो करेगा एक्शन और रिएक्शन का। तो इस वाले पे हो गई दो फोर्सेस, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन। ठीक, एक चीज और कर दूं, इसको मैं स्मूथ नहीं मानता, इस वाले फ्लोर पे भी कितना है 0.1 न्यूटन का। नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। मान लो फिलहाल ये स्मूथ है, अभी एक और पार्ट करा देता हूं इसी क्वेश्चन का। मान लो ये स्मूथ है, ठीक, तो पीछे की तरफ, इस पे पीछे की तरफ देयर इज ओनली वन फ्रिक्शन जो ये वाला इस पे लगा रहा है, और वो वही फ्रिक्शन है जो ये इस पे लगा रहा है, और वो कितना है म्यू के इंटू एन, म्यू एस इंटू एन नहीं। अब जो फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, अब जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, वो क्या है, वो म्यू के इंटू एन होगा, क्योंकि अब ये मूव करने लगा है। वो कितना होगा म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, एक्सेलरेट तो ये इस तरफ हो रहा है, तो 200 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू के इंटू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 20 इंटू एक्सेलरेशन हमने निकालनी है, तो 200 माइनस म्यू के भी मान लो कितना 0.5। मैंने बोला था जब दोनों अलग अलग नहीं दे रखे होते हम दोनों को बराबर मानते हैं, इंटू एन इज एम जी, एम है 10 इंटू 10, नॉर्मल रिएक्शन ना। ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स वो तो वही है, वहां पे ये वाला जो एन किसको बैलेंस कर रहा है, ये एन बैलेंस किसको कर रहा है, इसके वेट को। तो ये इस फ्रिक्शन में ये वाला एन यूज होगा और वो किसके बराबर है 10 जी के बराबर है, इक्वल टू 20 ए। तो इसकी कितनी आ गई, ये पीछे अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया आप उसमें डायरेक्ट पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूले बहुत ज्यादा याद मत रखो, कॉन्सेप्ट से करो। कितने याद रख लोगे, 100 इंटू 1/2 50 इक्वल टू 20a, तो 20a इक्वल टू 150। एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक की है बच्चों 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्लियर, ओके। सो अब हम क्या करें, मैंने कहा था एक और करके दिखा दूंगा पार्ट ताकि और क्लियर हो जाए। यही क्वेश्चन है, लेकिन नीचे वाला जो सरफेस है उसको अब हम रफ कर देते हैं, नीचे वाले सरफेस को हम कर देते हैं रफ, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मान लो 0.1। ठीक, ओके। अब हम नीचे वाले ब्लॉक का बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक तो इस पे अप्लाइड फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा जी,
एक इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ, वही फ्रिक्शन इस पे लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा फ्रिक्शन इस पे इस ग्राउंड का भी लगेगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा। पहले तो नहीं लग रहा था ना, क्योंकि पहले तो वो स्मूथ था, पहले तो ग्राउंड स्मूथ था, लेकिन अब लगेगा। इस फ्रिक्शन को हम लोग नाम देते सपोज F1 का। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर N और नीचे, ये नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा बच्चों? ये ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन है जो इस बॉडी पे लग रहा है, और इस ग्राउंड को किस किस को बैलेंस करना पड़ रहा है? इसके वेट को और इसके वेट को, दोनों को। तो ये नीचे हमें लिखना चाहिए m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर आप इस झंझट में नहीं भी पढ़ना चाहते तो मैं आपको एक तरीका ये बताता हूं कि आप सिर्फ उस बॉडी पे फोकस करो जिसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो। तो आप तो ये बोलोगे कि भैया हमें ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, इसका तो वेट m1g ही लगेगा नीचे। लेकिन फिर आपको एक फोर्स एक्स्ट्रा इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये जो इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, ये भी ऊपर वापस उसको नॉर्मल रिएक्शन देगा नीचे n डैश। और क्योंकि n डैश जो होगा वो m1g के बराबर होगा, तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या आ जाएगा? सॉरी, इसका मास m2 हम लोग ले लेते हैं ना, ऊपर वाले का m1 ले लेते हैं। और क्योंकि n डैश m1g के बराबर होगा तो ऑटोमेटिकली नीचे m1 प्लस m2 इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट कर दिया m1 प्लस m2 इंटू जी। देखो, जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक वजन रख दिए गए तो क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता गया, और नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। तो ग्राउंड और सबसे नीचे वाले सरफेस के बीच का फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। इसीलिए जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीज रख दी जाती है तो उसको खींचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता है ना। तो अब ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और इसको रोक रही हैं दो फोर्सेस, तो फिर भी एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन होगी 200 माइनस F प्लस F1 इक्वल टू 20A, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो 200 माइनस ये वाली कितनी थी बच्चों ऊपर वाले की? म्यू के m1 g प्लस नीचे वाले की म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। बट नॉर्मल रिएक्शन क्या है? m1 प्लस m2 g, है ना। तो 10 प्लस 20 30 इंटू जी 300 इक्वल टू 20A। तो 200 माइनस 150, 30 प्लस 50 80 इक्वल टू 20A। 200 माइनस 80 120, 20A इक्वल टू 120A इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इसकी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कम हो गई, पहले 7.5 आई थी, कम हो गई। ठीक है, 7.5 या 7 के आसपास कुछ आई थी, तो कम हो गई क्योंकि नीचे वाले पार्ट में भी क्या आ गया? फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, अब मैं आपको यह सिखाता हूं कि अगर फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाई जाएगी तो क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। देखो, जैसे ये वही सिचुएशन, कैपिटल M मास का ब्लॉक, स्मॉल m मास का ब्लॉक, और फोर्स इस बार हमने लगा दी F। कहानी वही की वही रही कि अगर ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज व्हाट? टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, राइट? ठीक है, तो मैक्सिमम F मैक्स कितना चाहिए होगा? देखो, ये इसको इधर खींच रहा है तो इस ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा इधर। अगर नीचे वाले ब्लॉक की वजह से ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो नीचे वाले पे इधर लगेगा, और इधर लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं ऊपर वाले को खींचूंगा, नीचे वाला साथ आ रहा है, तो नीचे वाला आगे क्यों आ रहा है भाई? उसको कौन सी फोर्स चला रही है? उस पर तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, तो ऑब्वियसली है कि उसको फ्रिक्शन चला रहा है। तो फ्रिक्शन उस पर जो लग रहा है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। सो F मैक्स इज व्हाट? इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है नीचे वाले ब्लॉक पे, अभी मैंने बताया, इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये तो वही फ्रिक्शन है जो इन दोनों के बीच में,
तो वो फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एम जी, ऊपर वाले ब्लॉक का मास। ये तो वही फ्रिक्शन है ना जो ऊपर वाले पे लग रहा है, तो ऊपर वाले पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो म्यू इंटू एन है। एन मतलब एम जी नीचे, मतलब इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और एन ऊपर, तो ये, तो इस पे जो फोर्स लग रही है, अब जैसे इसको आगे खींचा इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, जैसे अभी बताया आपको। इस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स इससे कम होनी चाहिए, तभी दोनों एक साथ जाएंगे। सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, इस पे कितनी फोर्स लगेगी देखो, इसका मास है एम, एम एफ अपॉन एम प्लस एम, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये इसका मास है कैपिटल एम, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इस पे फोर्स लगेगी जब इसको एफ फोर्स से खींचा जाएगा, है ना। तो अगर ये फोर्स इससे कम है जो फ्रिक्शन अवेलेबल है, तब क्या होगा, तब ये एक साथ चलेगा। तो एफ मस्ट बी लेस देन म्यू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू एम प्लस एम इंटू जी। समझ में आई बात, ठीक है। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि एफ मैक्स इन दिस केस इज म्यू एम बाय कैपिटल एम इंटू एम प्लस एम जी। दिस इज ओनली व्हेन दिस सरफेस इज स्मूथ। मैंने यहां का फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया ना, मैंने यहां का फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया। अगर यहां के फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप एक फोर्स और ऐड कर दें, जैसे इस यहां पर करिए हमने, उस केस में क्या हो जाएगा। अभी इसको करते हैं, अगर मान लो नीचे वाले में भी फ्रिक्शन है, अभी लगा देते हैं, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे नीचे वाले पे भी फ्रिक्शन लगा देते हैं। मान लो वही केस, मान लो ये 20 kg का है और ये 10 kg का है, और यहां पर म्यू है 0.5, वही फिगर्स ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो हम, सवाल ये है कि हम इसको कितनी फोर्स से पुल करें कि ये दोनों, मैक्सिमम कितनी फोर्स से पुल कर सकते हैं कि ये दोनों एक साथ चल पड़े, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करके निकाल लेना, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि हम वैल्यू निकाल ही चुके हैं यहाँ पे। 0.5 इंटू ऊपर वाले का मास अपॉन नीचे वाले का मास, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, और टोटल मास इंटू जी, इंटू 30 इंटू 10। तो ये आ गया 0 से 0 ये गया, 0.5, 2 से 10, 5 इंटू 30, मैक्सिमम फोर्स इज 75 न्यूटन। 75 न्यूटन से इसको खींचेंगे तो ये दोनों एक साथ चलेंगे। अब मैं ये बोलता हूं कि मान लो मैंने इसको खींचा 100 न्यूटन से, ठीक है। तो चलो पहले हम 75 से कम रख देते हैं, मान लो मैंने इसको खींचा 60 न्यूटन से, और ये वाला सरफेस भी है रफ, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मान लो 0.1। अब नीचे वाले की एक्सेलरेशन क्या होगी। अब देखो, जैसे नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे वाले पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी जब ये जा रहा है इसके साथ, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, एक फ्रिक्शन तो इस पे आगे लगेगा, वो है एफ, लेकिन ये इसको ग्राउंड रोकेगा, एक फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा। समझ में आई बात। इसकी तो एक लिमिट है, ये कितना हो सकता है। अगर मेरे से कोई बोले कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी पॉसिबल है नीचे वाले की, तो जब मैं एक्सेलरेटिंग फोर्स मैक्सिमम रखूंगा, देखो ये है मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग फोर्स, इतनी अवेलेबल है इन दोनों के बीच में, और यही फोर्स इसको एक्सेलरेट कर रही है, दूसरी तो कोई फोर्स ही नहीं है इस तरफ इस पे। अब अगर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है एफ डैश, तो फिर नेट फोर्स जो इसको एक्सेलरेट कर रही है वो कितनी रह जाएगी, एफ मैक्स माइनस एफ डैश, और वो होगी एम इंटू ए के बराबर। यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी, और एफ मैक्स कितना है, एफ मैक्स है म्यू, ये वाली तो वही फोर्स है ना जो इन दोनों सरफेस के बीच में, तो म्यू एम जी माइनस, पीछे की तरफ इस पे कितनी फोर्स लगेगी, पीछे की तरफ कितनी फोर्स लगेगी,
पीछे की तरफ इस पे फोर्स लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 इंटू यहां का नॉर्मल रिएक्शन अभी मैंने बताया m1 प्लस m2 इंटू जी 30 इंटू 10 इक्वल टू ma m कितना है इसका 20 इंटू a तो इट इज 100 बाई 2 50 माइनस 300 30 इक्वल टू 28 तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे वाले की मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी इन केस जब ये क्या है रफ है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.1 तो आप उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा की एक्सेलरेशन से नहीं चला सकते क्योंकि उस पे जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो फिक्स्ड है समझ में आई बात ओके और अगर ये स्मूथ हो तो नीचे वाले की एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों अगर ये स्मूथ है और हमने 16 न्यूटन लगाया हुआ देखो मैक्सिमम कितनी अवेलेबल है 75 हमने लगाई कितनी है 60 जो कि कम है तो अभी तो फिलहाल एक्सेलरेशन सिस्टम की कितनी है एक्सटर्नल फोर्स 60 बाय मास 30 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समझ गए लेकिन मैक्सिमम 75 है और मैं इसको कर दूं 80 तो मैंने कर दिया मैक्सिमम से ज्यादा लेकिन नीचे वाले की लिमिट है नीचे वाले की एक्सेलरेशन इतनी ही पॉसिबल है जब आप इससे ज्यादा फोर्स लगाते हो 60 न्यूटन से ऊपर वाले की एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आपकी बढ़ती जाएगी ऊपर वाले के लिए इक्वेशन है कि जो आपने अप्लाई करी है माइनस जो फ्रिक्शनल फोर्स है इक्वल टू ma तो आप ये बढ़ाते जाओगे तो इसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी नीचे वाले की एक्सेलरेशन पे लिमिट है और वो लिमिट कितनी है मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स इज 75 न्यूटन उससे ज्यादा पे तो ये भाई साहब चलेंगे ही नहीं मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स इज 75 न्यूटन तो ma 20 इंटू a तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इज 7.5 बाय 2 विच इज 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है व्हेन द सरफेस इज स्मूथ बट इफ द सरफेस इज रफ तो ये एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1 तो ये 1 से चलेगा समझ में आ गई आपको बात सिंपल सा फंडा है कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ठीक तो ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स थी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको फ्रिक्शन की मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कुछ इकट्ठी करी हैं उनके साथ मिलता हूं और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ठीक है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसको जितना हो सके जिस तरीके से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश करूंगा ठीक चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप पढ़ते रहना और खूब सारी प्रैक्टिस करना